आज हम लोग भाषा विज्ञान की परंपरा, विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में भाषा चिंतन का क्या स्वरूप रहा, क्या मान्यताएं रहीं, उन पर विचार करेंगे। और साथ में भाषा विज्ञान का जो आरंभिक नामकरण था, जिसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा गया था, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान यद्यपि आधुनिक युग का एक स्वतंत्र अनुशासन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राचीन काल में भाषा के विषय में विद्वानों में सोचने समझने की कोई रुचि नहीं थी। ऐसा नहीं। भाषा विज्ञान की चिंतन की परंपरा या भाषा के चिंतन की परंपरा भारत में और पश्चिमी जगत में दोनों स्थानों में मिलती। चूँकि पाश्चात्य क्षेत्र में या पाश्चात्य जगत में ग्रीक, जिसे दूसरा नाम हम यूनान कहते हैं, वो सभ्यता का, संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में वहाँ दर्शन के अंग के रूप में भाषा चिंतन की प्रवृत्तियाँ हमें दिखाई देती। ये संयोग ही है कि भारत में भी भाषा चिंतन व्याकरण के साथ साथ अध्यात्म में, दर्शन में मुख्य रूप से रहा है। तो वहाँ जो पुराने विचारक हैं और ऐसे विचारक जो उस समय के ऐसे चिंतक हैं जिनके चिंतन में भाषा का, राजनीति का, काव्यशास्त्र का या और जो अन्य विषय हैं, कुछ विज्ञान संदर्भित भी, उन सारे विषयों पर चर्चा परिचर्चा दिखाई देती है। जो प्राचीन विद्वान हैं वो सुकरात, उन्होंने भाषा के विषय में एक महत्वपूर्ण बात कही कि शब्द और अर्थ में स्वाभाविक संबंध नहीं है। इसका माने कि यह प्राकृतिक रिश्ता नहीं। जैसे शब्द को जो अर्थ दिया गया है वह समाज सापेक्ष है, मनुष्य सापेक्ष है, उसने उसको अर्थ दिया है। भले ही धीरे धीरे वह उसके संदर्भ में रूढ़ हो गया, लेकिन उन्होंने पता नहीं ये भी संभावना व्यक्त की कि ऐसी भाषा का भी निर्माण हो सकता है जिसमें स्वाभाविक संबंध हों। स्वाभाविक संबंध का मतलब ये है कि शब्द और अर्थ एक दूसरे से बहुत गहराई से, या कह लीजिए कि स्वाभाविक रीत से, प्राकृतिक रीत से संबद्ध हो जाए। इसके बाद दूसरा विद्वान है प्लेटो। उसने व्याकरण के कुछ तत्वों को रूपायित किया और उसमें उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि भाषा जो है वो, उसमें उद्देश्य विधेय की बात उन्होंने की, जो उद्देश्य कर्ता और उसके कर्ता के विषय में जो कथन किए जाते हैं उनके विषय में बात की। उनके शिष्य अरस्तु हैं। अरस्तु ने उस क्रम को कुछ आगे बढ़ाया और उन्होंने व्याकरण के ही पक्ष को थोड़ा सा विस्तार दिया, जिसमें वर्ण, उनके कौन कौन से भेद होते हैं। और ये चूँकि आज तक ये मान्यता चली आ रही है कि ध्वनियों के विभाजन में जो द्विविध विभाजन है, स्वर और व्यंजन का, उसका उन्होंने उल्लेख किया। और स्वरों का भी वर्गीकरण किया। अंतस्थ व्यंजन की ओर बात कहा, स्पर्श वर्णों की बात की, दीर्घ और ह्रस्व, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब परिभाषाएं उन्होंने निर्धारित की। और एक तरह से ये जो विचार है इन लोगों का भाषा संबंधी, उसको भाषा वैज्ञानिक नाम देते हैं परंपरागत व्याकरण। माने कि इनका ध्यान पहले भाषा के व्याकरण की ओर गया, उसके विश्लेषण की ओर गया,
और उनकी परिभाषाएं यथासंभव निर्धारित करने की चेष्टाएं की गई। इन्होंने, अरस्तु ने कहा, स्वर को परिभाषित करते हुए कहा कि स्वर वह है जो जिह्वा या होठ से उच्चरित हो। तो जिह्वा से माने कि यद्यपि इसकी परिभाषा आज इस रूप में नहीं दी जाती है, क्योंकि स्वर जो हैं वो कहा जाता ना, स्वयं राजते इत स्वरा, स्वर जो स्वयं विराजित हों वो स्वर है। इसका माने कि अगर हम जिह्वा की भूमिका देखें तो जिह्वा की तो मुख्य भूमिका है उच्चारण में, चाहे स्वर हों या व्यंजन हों। लेकिन और इसी कारण भाषा का एक नाम यह भी पड़ गया है जिसको कहते हैं टंग। टंग माने जिह्वा, वाणी, वाणी माने भी जिह्वा होता है, और उसी आधार पर कहते हैं कि आपकी मदर टंग क्या है, मातृभाषा। ऐसे उर्दू में कहते हैं ज़बान क्या है। तो माने इसका जो पर्याय हो गया, इससे स्पष्ट है कि उच्चारण में जिह्वा की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन स्वरों का जो उच्चारण होता है वह कहीं कोई अवरोध नहीं पैदा होता है। बीच में थोड़ी जगह कम ज़्यादा हो सकती है मुख विवर में, लेकिन अवरोध नहीं होगा, पूर्ण अवरोध नहीं होगा। इसीलिए स्वर जो हैं निर्बाध रूप से जो प्राणवायु है वो बाहर निकलती है, तब स्वर का उच्चारण होता है। तो उसने बात कही जिह्वा से, जिह्वा को मुख्य माना, और ओष्ठ तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं तभी तो उच्चारण होता है। यद्यपि उनका ये कथन बहुत वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व है। उद्देश्य विधेय की चर्चा यहाँ भी है। उद्देश्य कर्ता, और कर्ता के विषय में जो कथन किया जाता है उसे विधेय कहते हैं। माने उसका जो कार्य करने का रूप है या जो उसके ऊपर आरोपित है वो विधेय। संज्ञा, क्रिया, कारक, इन पर भी विचार प्रकट किया है। फिर इसके बाद आगे चल कर के शब्दों के वर्गीकरण पर चर्चा हुई कि शब्द का उसने वो किया, वर्गीकरण किया, और अर्थ सहित सार्थक और निरर्थक। एक तरह से बड़ी विचित्र बात लगती है, सार्थक माने जो अर्थ के साथ है, और निरर्थक माने जो अर्थ से रहित है। लेकिन उन्होंने एक अलग कैटेगरी दी, अर्थरहित। अर्थरहित माने कि ऐसे लगता है कि ऐसे संदर्भ में कोई शब्द आए जो सार्थक होते हुए भी अर्थहीन हो जाए, विसंगत प्रयोग में अर्थहीन हो जाता है। और शब्दों के वर्गीकरण में शुद्ध शब्द, विदेशी शब्द, परिवर्तित शब्द, इस तरह से अरस्तु ने विभाजन प्रस्तुत किया। और कुछ शब्द कह दिए मनगढ़ंत, स्वयं रच ले आदमी। तो ऐसे कि शुद्ध शब्द माने जो परंपरागत रूप से जिनकी मानकता की मान्यता है। विदेशी शब्द, अभी हमने चर्चा की थी इसके पूर्व कि विदेशी शब्द ऐसी भाषाएं हैं जो व्यापार के कारण, दूसरी जातियों के संपर्क के कारण उसमें बहुत से शब्द नए भी आ जाते हैं और उन शब्दों को आत्मसात कर लिया जाता है। ये पुरानी परंपरा है और आज भी वह क्रम चल रहा है। तो ऐसे शब्द जो किसी भाषा में दूसरी भाषाओं से आ जाते हैं उनको विदेशी शब्द कह सकते हैं। और उसके बाद चूँकि भाषा परिवर्तनशील है तो उस परिवर्तन के क्रम में भी भाषा में कुछ बदलाव होता है। जैसे अगर हम हिंदी का ही उदाहरण लें तो कह सकते हैं कि संस्कृत के बहुत से शब्द हैं जो ध्वनि परिवर्तन के कारण हमारे सामने नए रूप में आ गए, और वो शब्द केवल नए रूप में नहीं है, माने आकार की दृष्टि से नहीं बल्कि अर्थ की दृष्टि से भी अलग है। जैसे गर्भिणी शब्द है, इसका शब्द बना गाभिन। अब एक तो जानवरों के लिए प्रयुक्त होता है, एक मनुष्यों के लिए। इससे ज़्यादा रोचक है भद्र। भद्र माने बहुत अच्छा, भद्र पुरुष है, भद्र महिला है, लेकिन उसको प्राकृत में और ख़ास तौर से पाली में भद्दा कह दिया गया। भद्दा का अर्थ बिल्कुल विपरीत हो गया।
अगर किसी को आप भद्दा कहिए तो वो अच्छे का, भद्र का भाव नहीं देता है, बल्कि खराब का भाव देता है। तो इस तरह से शब्द बदलते रहते हैं और ये परिवर्तित शब्द भी भाषा में अपनी जगह बनाते हैं। तो उन्होंने शब्दों के एक विभाजन दिया, परिवर्तित शब्द, और एक दिया मनगढ़ंत। मनगढ़ंत माने कि कई बार हमको कोई शब्द नहीं सूझता है और जो भाषा व्यवहार में है लेकिन नहीं आ रहा है, या कोई ऐसी परिस्थिति है तो हम शब्द अपनी ओर से गढ़ देते हैं। यद्यपि वो मनगढ़ंत शब्द जो होते हैं उनकी सामाजिकता बहुत कम रहती है, लेकिन उधर भी उन्होंने शब्द के विभाजन में उसकी भी चर्चा की है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है पश्चिम में विचारों के संदर्भ में, एक क्रिटुलियस संवाद मिलता है वहाँ, जहाँ भाषा के विषय में प्रकृतिवादी विचारधारा और रूढ़ विचारधारा, ये दो सामने आते हैं। प्रकृतिवादी ये कहते थे कि भाषा जो है वह प्रकृति के से अनुशासित है, माने शब्द और अर्थ के बीच या शब्दाकार और उसके अर्थ के बीच में प्राकृतिक संबंध है। प्राकृतिक संबंध अगर है तो पूरे संसार के जो शब्द हैं और अर्थ हैं उनमें एक रूपता होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो कुछ शब्दों की बात कही गई जिनमें प्रकृति रूप से स्वाभाविक रीत से अर्थ का सन्निवेश है, जैसे जो ध्वनि मूलक शब्द हैं। ध्वनि मूलक शब्दों की चर्चा किया वहाँ ग्रीक चिंतकों ने ईसा पूर्व 2री सदी में। तो वहाँ ये बात कही गई कि जो जैसे जो पदार्थ हैं, जैसे कुक्कू है, पीपेट है, तो इन सब में उन जो पक्षी हैं या जानवर हैं उनकी ध्वनियों को इंगित किया गया। हुड़दंग, हो हल्ला, चिल्लाहट, तो इनमें उस ध्वनि में ही उसका स्वरूप कुछ न कुछ जुड़ा है। दूसरी स्थिति की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया कि ध्वनिमूलक शब्द तो कोश के केंद्रीय शब्द हैं, लेकिन इन्हीं के आधार पर बहुत से ऐसे शब्द गढ़े गए जो कि उन ध्वनिकर्ताओं के उस पर निर्भर करते हैं। जो ध्वनिकर्ता है वो उसके संज्ञा को सूचित करता है। जैसे कुक्कू या पीवेट, पपीहा, हिंदी में पपीहा कहते हैं, पपीहा जो है वो बोलता रहता है, इसलिए उसको पी पी करने के कारण पपीहा बोला जाता है। तो माने कि उन ध्वनियों के कर्ता जो हैं, ध्वनिकर्ता हैं, उनको ध्यान में रख करके कुछ शब्द बनाए गए। अगली स्थिति उन्होंने बताया कि ध्वनियों के जो स्वरूप हैं उनमें ऐसी चीज़ें आई कि मेटाफर के आधार पर, रूपक के आधार पर उनका अर्थ विस्तार हुआ। एक जगह शब्द प्रयुक्त हुआ, उसके बाद अगले उसमें ये किया गया कि उससे मिलता जुलता अगर कोई पदार्थ है या तत्व है तो उसके लिए वही शब्द आ गया। जैसे नदी समुद्र में जहाँ मिलती है, बोल दिया मुहाना, तो मुँह से हो गया मुहाना। या आगे मुखिया, मुखिया मुख से मुखिया बना लिया। अब मुखिया कहने का तात्पर्य है कि वो ऐसा है ना कि जो तुलसीदास ने ना कहा कि मुखिया मुख सो चाहिए, कि मतलब मुख से चाहिए कि खाए पिए और पूरे शरीर में जो उसका तत्व है उसको प्रसारित कर दे। तो अब ये मुख, सुई का मुंह, ये सब जो शब्द बनाए गए ये उसके विस्तार हैं,
नए नए शब्द इससे गढ़े जाते रहे। एक चीज़ और इसी समय ध्यान में आई कि भाषा में वो क्षमता है जो कि सादृश्य के आधार पर बहुत से नए नए शब्द गढ़ लिए जाते हैं। जैसे जो प्रकृत प्रत्यय लगते हैं या उपसर्ग लगते हैं, इनके आधार पर शब्दों को विस्तार मिलता जाता है, नए नए अर्थ में उनको ढाला जाता है। जैसे गाय से गायें बना लिया, और पाठशाला से पाठशालाएं बना लिया, या लेकिन इस तरह की समरूपताएं बहुत सारी, जैसे गर्ल्स से गर्ल्स बना लिया, बॉयज़ से बॉयज़ बना लिया, तो मैंने यस जोड़ दिया, बहुवचन का रूप बन गया। लेकिन तो इस तरह की जो धारणा थी उसके लिए आया कि इस तरह से सादृश्य के आधार पर बहुत से नए नए शब्द निर्मित होते हैं। लेकिन दूसरी जो स्थिति है इसमें विषमताएं भी हैं। विषमताएं यूँ हैं कि जैसे कि चाइल्ड है, चाइल्ड से चाइल्ड्स नहीं बनता, चिल्ड्रन बनता है, तो ये अनियमितता हुई। तो माने कि उनका जो पारिभाषिक शब्द था एनोलॉजी एंड अनोमॉली, माने समता और विषमता या सादृश्य और वैषम्य, ये शब्द उन्होंने दिए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि भाषा के मामले में मुख्य जो इनकी चिंता थी वो ये थी कि भाषा जो है वो बदलती है, परिवर्तित होती है, ऐसा उन्हें एहसास हुआ था। लेकिन उसमें सादृश्य का और वैषम्य का या समता और विषमता का ये जो विचार है ये बराबर चलता रहा। और आगे एक चीज़ सामने आई, उनके कई केंद्र थे विचार के, एक सिकंदरिया था और इधर रोमन क्षेत्र थे। तो सिकंदरियाई जो विद्वान थे वो प्राचीन पाठ के संशोधन में या पाठ संपादन में बड़ी रुचि रखते थे। उसमें मुख्य रूप से पाठ संशोधन में देखा कि उसी समय में होमर की जो कृतियाँ हैं, इलियड ओडिसी, फिर उनके समय में कुछ और भी रचनाएं थी जिनकी भाषा भिन्न थी, और आगे जो उनके समय की भाषा थी उनमें भी भेद था। तो उन्हें इस बात का पता चला कि भाषा परिवर्तनशील है, और उसके आधार पर उन्होंने इन सारी जो चिंतन है, विमर्श है, उसमें एक चीज़ का हुआ कि व्युत्पत्ति शास्त्र की ओर उनका ध्यान गया। लेकिन एक जो धारणा वहाँ विकसित हुई वो विचित्र थी, और जिसका कि आगे भी मध्ययुग में भी चलता रहा। उनका एक धारणा ये थी कि जो लिखित भाषा है उससे ही बोलचाल की भाषा बनी है, और वो लिखित भाषा का विकृत रूप है। तो माने उन्होंने भाषा का विकास नहीं बल्कि उसको विकार माना, और ये माना कि आदर्श भाषा, श्रेष्ठ भाषा वही है जो पुरानी। तो इस तरह की भ्रांत धारणा वहाँ काफ़ी दिन तक चलती रही। आगे चल कर के जो व्याकरण के विभिन्न तत्व हैं, उनकी विशेषताएं हैं, वो सब तो सामने आई। जो व्यवस्थित व्याकरण है वो ईसा पूर्व दूसरी सदी में डायनोसियस थ्रैक्स ने प्रस्तुत किया, और मध्य युग में आकर के मध्य युग में ज़्यादातर लैटिन को बड़ा महत्व दिया गया। लैटिन की पुस्तकें या लैटिन भाषा का अध्ययन अध्यापन पूरे यूरोप में रहा, यद्यपि वो सबकी भाषा नहीं थी, और पाठ्य पुस्तकें बनाई गईं, और ये लोग भी वही धारणा पाले रहे कि पुराने जो आदर्श लेखक हैं उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, उनकी भाषा महत्वपूर्ण है। तो चिचेरो, वर्जिल आदि की भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया, और पाठ संशोधन या कह लीजिए कि पाठ निर्धारित व्याकरण, कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले व्याकरण की रचनाएं हुई, जिसमें कि पोर्ट रॉयल के जो टीचर हैं, पोर्ट रॉयल के, उन अध्यापकों ने इसमें विशेष काम किया। इसके बाद अगली जो
परंपरा चलती है कि जिसमें थोड़ा जो आधुनिक युग आया, आधुनिक युग थोड़ा पूर्वी नवजागरण का युग, तो उसमें रेनेसां, उसमें लोक भाषाओं की ओर ध्यान गया। यद्यप उसके पहले भी लोक भाषाओं की ओर ध्यान चला गया था थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में जो बोलियों का व्याकरण है उन पर विशेष काम हुआ, और ये चीज़ उनके यहाँ और भी चली कि जो वैयाकरण है वो बहुत बुद्धिजीवी है, उसकी मान्यता ये है कि वह सार्वभौमिक व्याकरणता का निर्माण करे। ऐसा सार्वभौमिक व्याकरण जो तर्कमूलक हो, नॉर्मेटिक हो। नॉर्मेटिक माने कि वो आधार बताए, सबको ये अनुशासित करे उनकी भाषा को। तो इस तरह की धारणाएं यहाँ चलती रहें। आगे चल कर के जब यूरोपीय लोगों का भारतीय भाषाओं से संपर्क हुआ, ख़ास तौर से संस्कृत और संस्कृत में हुए काम का, तो वहीं से ये जो व्याकरण की परंपरागत व्याकरण की मान्यताएं हैं उनमें से बहुत से तत्व आगे भी चलते रहे। क्योंकि आज भी हम जो व्याकरण की चर्चा करते हैं तो उनमें कारक की या उसके नाम की, क्रिया की, सर्वनाम की, आदि की या उद्देश्य विधेय की चर्चा करते हैं। तो माने उसका जो पुराना चिंतन है वो निरर्थक नहीं है। लेकिन आगे जब बात आई, भारत से संपर्क हुआ जब विद्वानों का, तो यहाँ के व्याकरण का उन्होंने अध्ययन किया, यहाँ की भाषा का अध्ययन किया, और उसके आधार पर सबसे पहले ये कार्य शुरू किया सर विलियम जोन्स ने। इनका समय है 1746 से 1796 ईस्वी तक। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इन्होंने संस्कृत की तुलना लैटिन और ग्रीक से की, और ये घोषित किया कि संस्कृत लैटिन और ग्रीक के समान ही नहीं बल्कि उससे श्रेष्ठ भाषा है। और इस तरह से उस ज़माने में जबकि अंग्रेज़ी शासन सत्ता थी भारत में, और अंग्रेज़ अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी भाषिक परंपरा को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उस समय उन्हीं के एक विद्वान द्वारा इस तरह की घोषणा सबको आश्चर्य में डालने वाली थी। पहले तो ये धारणा बन गई कि संस्कृत से ही दुनिया की तमाम भाषाएं विकसित हुई। फिर इसके बाद ये बात हुई कि नहीं, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आज तमाम भाषाएं पुरानी किसी प्राक भाषा से ही विकसित हुई हैं। तो यहीं से तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव पड़ी, और यद्यप तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन पारंपरिक रूप से पहले भी हो रहा था, लेकिन एक व्यापकता मिली है संस्कृत के अध्ययन के क्रम में। आगे चल कर के इसको फिर ये एक पूरी तुलनात्मक अध्ययन की, और बल्कि यूँ कह लीजिए कि जो शुरू में भाषा विज्ञान का नाम हुआ फिलोलॉजी कहते थे पहले, बाद में उसका हिंदी जो अनुवाद बना तुलनात्मक भाषा विज्ञान बना, क्योंकि उस समय तुलनात्मकता की प्रवृत्ति ज़्यादा थी, इसीलिए ये क्रम मान्य हुआ। आगे चल कर के कई विद्वानों ने, फ्रांस बाप, इन्होंने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, फारसी, इनकी जो तिगंत प्रत्यय हैं, तिगंत माने जैसे पठति, पठता, पठन्ति, ये तरह से, रासमस के रैस, इन्होंने भारतीय भाषाओं के, भारोपीय भाषाओं के ध्वनि का, ध्वनि साम्य का अध्ययन किया, और ये अध्ययन आगे चल कर के जो भाषाओं के मूल परिवार की खोज है उस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और तुलनात्मक भाषा विज्ञान में मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि उसमें ध्वनियों का
मूल शब्दावली का कितना साम्य है, और अगर वैषम्य है तो नियमित वैषम्य है कि अनियमित वैषम्य है, ये चीज़ें उसमें मुख्य रूप से जांच की जाती हैं। तो भारोपी परिवार की परिकल्पना हुई और दुनिया के तमाम भाषाओं को मिला करके, तो इसकी प्रणाली है कि जो भाषाएं ज्ञात हैं और जो बोलचाल में हैं या जो उसके पूर्व हैं, उनको ले करके हम पीछे की ओर ले जाते हैं और उसके बाद उसकी मूल भाषा की परिकल्पना को सुदृढ़ करते हैं। तो ध्वनियों में ये देखते हैं कि कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनमें समानता है और कौन सी ध्वनियाँ जो असमान हैं, लेकिन उस असमानता में भी कोई एक नियम है। तो ये असमानता जहाँ दिख रही थी, उनको नियमबद्ध करने के लिए या उसके नियम की खोज के लिए कार्ल बर्नर ने और आगे और भी जो विद्वानों ने उस क्रम को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने कार्ल बर्नर, बी थॉम्सन, इन सब अनियमितताओं के संदर्भ में अपने विचार दिए और विचार में ये दिया कि जो भारोपी मूल परिवार था और जो जर्मन ग्रुप की भाषाएं हैं, उनमें जो ध्वनि परिवर्तन है आपस में, वो 3री से 6ठी शताब्दी के बीच में किसी समय घटित हुआ था। यद्यपि उसका कोई समय घटित होने की बात तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ कारणों से, उच्चारण की प्रवृत्ति से या भौगोलिक भेद से उस तरह की कह लीजिए कि नियमित अनियमितता बन जाती है। तो जैसे और संस्कृत जो है वो उसमें भारोपी परिवार के तत्व सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इसलिए जहाँ भारोपी परिवार की ऐसे उदाहरण लेने होते हैं, संस्कृत का उदाहरण लेना पड़ता है। और जो जर्मन परिवार की भाषा है, अंग्रेजी है, चूँकि उससे ज़्यादा आप परिचित हैं, तो वहाँ भी देखिए कुछ ध्वनियाँ ऐसी आपको दिखाई देंगी जिनमें नियमित भेद दिखाई देगा। जैसे संस्कृत में है गौ, ये संस्कृत भारोपी परिवार के मूल को निर्दिष्ट कर रही है, और वहाँ काऊ है तो माने गा का का हो गया है। ऐसे अंग्रेजी में ब्रदर है, संस्कृत में उसकी जगह भ्राती है, तो माने भा जो है भारोपी परिवार का, वहाँ बा में बदल गया है। तो इस तरह से काफ़ी, जैसे थिन है अंग्रेजी का था और संस्कृत में तन माने दुबला होता है, तो ता का था हो गया, संस्कृत का ता या भारोपी का मूलता जर्मनिक में था में बदल गया। तो ये जो नियम है इसको कार्ल बर्नर ने बताया। यद्यपि इसमें काफ़ी अनियमितताएँ थीं, तो बी थॉम्सन ने और लोगों ने उसको और सुधार करने की चेष्टा की। शब्दों के विषय में ये कहा जाता है कि शब्द या तो संयोग बस हो सकते हैं एक समान अर्थ देने वाले। जैसे अब आप देखिए कि अंग्रेजी में नियर में नज़दीक, अवधी और भोजपुरी में नियर माने नियरे, नज़दीक का अर्थ देता है। तो ऐसे प्रयोगों को मानते हैं कि ये एक तरह से संयोग है। अब यद्यप संयोग कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत पुराने ज़माने से ये कहीं शब्द पड़ा हो, चला आ रहा हो। ऐसे बिरादरी शब्द का बात देखिए, बिरादर हैं हमारे, ये बहुत पुराना है, ब्रदर से बिरादर बना चला आ रहा है। तो सबको संयोग कहना नहीं ठीक है, यद्यप भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ शब्द इस तरह से संयोग के हैं। और दूसरा है कि कुछ परिवर्तन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें सादृश्य के कारण हो, माने और उस सादृश्य के कारण कि एक ध्वनि थोड़ा अलग थी लेकिन दूसरी ध्वनि उसके आसपास की थी या उसके प्रयोग के समीप थी, तो उसको बदल लिया। जैसे अगर हम हिंदी को उदाहरण दें तो मध्य शब्द था, मध्य से मध्य बनना चाहिए था, लेकिन तुझ के आधार पर मुझ बना लिया, मुझे बना लिया, ये सादृश्य हुआ। इसी तरह सादृश्य तमाम भाषाओं में होता है। ऐसे कुछ शब्द ऐसे होंगे कि जो दूसरे स्रोत से आए होंगे, दूसरी भाषाओं के स्रोत से आए, तो वो भी एक अंतर पैदा कर देते हैं।
या कई भाषाओं के शब्दों को मिलाकर देखते हैं कि इनमें मूल तत्व क्या रहा होगा। जैसे नए के लिए या सामाजिक जन के लिए गेनोस, जेनुस, जनस ये शब्द मिलते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसमें शायद योन रहा होगा, तो ये तत्व बना लिए जाते हैं। तो बोलचाल की भाषा का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो बहुत विस्तृत रहा और उस दिशा में काफ़ी काम हुआ। आगे चल कर के इसमें तुलनात्मक अध्ययन में मुख्य रूप से पारिवारिक जो निर्धारण है विश्व की भाषाओं का वो हुआ। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन के आई कि विश्व की भाषाओं में केवल एक भाषा से सारी विश्व की भाषाएं नहीं बनी, बल्कि अलग अलग उनकी मूल भाषाएं थीं और उन मूल भाषाओं के कहीं भेद के कारण, माने भौगोलिक भेद के कारण, स्थानांतरण के कारण उनमें अंतर आया और उन्हीं से नई नई भाषाएं विकसित हो गईं। तो ये चीज़ जो है सामने आई और ये तुलनात्मक अध्ययन आज भी अपना महत्व रखता है। हम दो भाषाओं की तुलना करते हैं, पारंपरिक रूप से तुलना करते हैं और इससे भाषाओं के विकास को भी निरूपित करते हैं। जैसे वैदिक काल से लेकर वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सारी चीज़ें, सारी भाषाओं में क्या बदलाव आता गया, ध्वनि के स्तर पर क्या आया, शब्दों के स्तर पर क्या आया, अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ, ये सारी सूचनाएं हमें इससे मिलती हैं। तो एक तरह से यह तुलनात्मक अध्ययन की परिपाटी आज भी महत्व की है। यद्यपि एक समय विशेष में इसको बहुत महत्व दिया गया और इससे संसार के विभिन्न परिवारों का वर्गीकरण हुआ और उन परिवारों की एकरूपता, समरूपता की खोज की गई और इस पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं को एक दूसरे के सामीप्य का भी निरूपण किया गया और ये परंपरा आज भी किसी न किसी रूप में चल रही है। ऐतिहासिक अध्ययन में या दो बोलियों के अध्ययन में, दो भाषाओं के अध्ययन में ये तुलनात्मक प्रणाली आज भी प्रचलित है।